बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज आपने मुलाहिजा फरमाया जिसमें जाहिर है वज़ीर आज़म का जो हालिया कराची का दौरा है और इस दौरे के दौरान जो गुफ्तगू हुई है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो मुलाकातें हुई हैं वो ताहाल ज़ेर बहस हैं और उस पर बात की जा रही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया है। मैं कुछ दो चीज़ों को रिलेट करना चाह रही हूँ, क्यों करना चाह रही हूँ वो फिर मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। लेकिन आर्मी चीफ का बयान क्या है जरा वो मैं सामने आपके रखना चाह रही हूँ। उनका कहना है कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान से नहीं हटा सकते और उसकी आवाम और तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी, ये कहना है आर्मी चीफ का। उन्होंने कहा कि आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं है। उनका यह भी कहना था कि हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है, इंशाअल्लाह आवाम के ताउन और सपोर्ट से आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम पर मरकूज रहें। ये इंपॉर्टेंट ज़ाहिर सिनेरियो है जो पाकिस्तान जिस सिनेरियो में अब दाखिल हो चुका है। ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ का खिताब, फिर ये जो मैं हालिया दौरे की बात कर रही हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के, ये रिलेट करता है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेहकाम उसकी मईशत से जुड़ा है। आज के हालात में जब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मईशत दान कह रहे हैं कि आदाद शुमार कुछ बेहतर रिफ्लेक्शंस शो कर रहे हैं, लेकिन वहीं नाक़दीन भी हैं, वो कह रहे हैं ये क्या वक्ती तौर पर रिफ्लेक्शंस हैं या ये दायमी है। फिर जब पाकिस्तान के इदारों की निजकारी का सवाल आता है तो लोग कहते हैं कि माजी में भी ये बातें हमने बड़ी सुनी है। मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के सामने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन क्या वो इन प्लान्स को पेपर से हटकर प्रैक्टिकली अप्लाई करने में कामयाब होंगे या नहीं। क्योंकि पार्लियामान से खिताब करते हुए औरंगज़ेब साहब का कहना था, वफाकी वज़ीर ख़जाना का, कि अवाम को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा और टैक्स अदा करना होगा। तो अवाम के कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले टैक्स दे रहे हैं, टैक्स उनसे लें जो टैक्स नहीं देते। तो इन सारे मामलात पर आज मैंने इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको मदऊ किया है और जाहिर है उनसे कुछ सीखेंगे भी, कुछ सवालात भी करेंगे। आरिफ हबीब साहब जो कि मारूफ सनतकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब। शबर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए और आपका आना इसलिए अच्छा होता है कि हम आपसे कुछ सीख पाते हैं, कुछ सवालात हमारे जहन में होते हैं, कल मलारे होते हैं। सर पहले तो ये बताएं कि हाउ यू सी अबाउट द प्राइम मिनिस्टर विजिट आफ्टर दैट, ज़ाहिर इलेक्ट होने के बाद ही केम टू कराची और फिर उन्होंने आके विजिट, ना सिर्फ विजिट किया बल्कि पर्टिकुलरली बिजनेस कम्युनिटी के साथ स्ट्रेंथनाइज किया है कुछ चीज़ों को। हाउ यू सी अबाउट इट? देखिए दो बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि वज़ीर आज़म ने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की बिज़नेस को या पाकिस्तान की इकनॉमी को चलाने के लिए जो कराची का रोल और कराची की बिज़नेस कम्युनिटी का रोल है वो बहुत वाइटल है और जब तक आप इनको साथ लेके नहीं चलेंगे आपका पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अभी आरिफ साहब आपके साथ गुफ्तगू करेंगे तो आरिफ साहब बताएंगे कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में एक बात उनको कही है कि आपको मुफ़ाहमत करनी पड़ेगी सियासी लोगों से। मैं सिंपल आप कह देता हूँ। उन्होंने मतलब आरिफ साहब को ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप इंडिया से बात कर सकते हैं, अफगानिस्तान से बात कर सकते हैं। तो एक आदमी जो आपका तो ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने दे दिया है कि ये नहीं हो सकता कि हम अपनी कन्फ्रंटेशन के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाएं। देखो सना, बात ये है कि इस वक्त मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहता हूँ, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों या आसिम मुनीर साहब हो, जो ज़ाती इशूज़ हैं वो ये भी कहने में मुझे कोई आड़ नहीं है कि वो ज़ाती इशू बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा हैं, नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा। और लोगों को ये सर्द जंग बढ़ गई है। हाँ बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ना, मैं अभी आने से पहले अभी एक चीज़ पर देख रहा था कि जी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि PTI का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम गलत था। अब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम PTI का नहीं था। ये यहाँ पर आकर जब आप इस तरह गुफ्तगू करते हैं ना कि PTI का ट्रैक एंड सिस्टम नाकाम हो गया और ये हमारा सिस्टम, यहाँ पर आकर मुझे अफसोस होता है ये सब चीज़ें पाकिस्तान की हैं, FBR पाकिस्तान का है। अगर कभी अच्छा हुआ तो वही पाकिस्तान का
का था, अगर ख़राब हुआ तो वो भी पाकिस्तान का था। तो हमें अब इस चीज़, अगर हमने ये करते रहे जो मुझे नज़र आया, तो फिर हमारा तरक्की का दौर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ओके, मैं इस पे आगे फर्दर आपसे शब्बर साहब पूछूंगी, लेकिन फिर सवाल मेरा, क्योंकि ये मेरा नहीं है, सारे लोगों का है, कि इस वक्त जो आदाद शुमार हमें बताए जा रहे हैं, जो अखबारात में छप रहे हैं, जिस पर सारे लोग खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि ठीक है कुछ बेहतर हुआ है, पाकिस्तान का रिजर्व कुछ हालात बेहतर हुए हैं, स्टेट बैंक अपनी पॉलिसीज आपको बयान कर रहे हैं, रिजर्व कह रहे हैं पाकिस्तान में आना शुरू हो गए, आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल पॉलिसी है या ये कॉस्मेटिक है अभी फिलहाल? देखिए, बात ये है कि जिस तकरीबन घड़े पे हम 30 जून 2023 को गिर चुके थे, ओके, उस 23 घड़े से हम थोड़ा ऊपर निकले हैं। ओके, अगर आप मुझे ये कहें कि हम मुश्किलात से निकल आए तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हम बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गए थे। ठीक हो गया, मतलब हम गिरने, मतलब डूबने ही वाले थे, डूबने वाले थे, नाक तक पानी आ गया था। तो अब उसके बाद से चीज़ों में स्टेबिलिटी आ रही है, ये है। मगर ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसको आवाम तक पहुँचाने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए, दो चीज़ें होती है ना, आपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर कर दिए, आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, आप कह रहे हैं कि जी, लेकिन आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी कहता है मुझे क्या, आप मुझे बताओ, आटा सस्ता मिल रहा है, दाल सस्ती मिल रही है, गैस, पेट्रोल, आप मुझे क्या समझा रहे हैं ये बिला वजह की बातें, तो वो ट्रांसलेशन नहीं हो रही है। ठीक हो गया, वो ट्रांसलेशन नहीं हो रही। तो एक आम आदमी को कहे भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, क्या हालात बेहतर, क्या कोई हालात बताएं मुझे। पेट्रोल प्राइसेस आपका बढ़ा है, गैस प्राइसेस बढ़ा है, एलपीजी बढ़ रही है, ये चीजें तो ड्राइंग रूम के अंदर है ना, जीडीपी परसेंटेज, ये स्टॉक मार्केट, तो जो पाकिस्तान में ट्रांसलेशन होनी है वो मैं आपको आज बिल्कुल वाज़ेह कर, ट्रांसलेशन में 2 से 3 साल लग सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ये समझता है कि ट्रांसलेशन हो जाएगी, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या अवाम ये देखेगी कि हाँ जी कोई इकोनॉमी में कोई सस्ता हो रहा है या चीज़ें चली, वो अभी इमीडिएटली नहीं होगा। और ये कोई, अच्छा एक और बात सना याद रखो, कभी भी IMF प्रोग्राम दुनिया के किसी इलाके में ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होता, वो एंटी ग्रोथ होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब एंटी ग्रोथ प्रोग्राम होगा और आपकी इकोनॉमी में आबादी बढ़ रही होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, तो फिर आप उसको मिला नहीं सकते, मिलाना एक मुश्किल काम है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। वो पैरेलल नहीं चल सकता ना कि आपकी ग्रोथ कहीं जा रही है और आपके कर्जों में आप डूबते जा रहे हैं, आप पैसा लेते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन शब्बर साहब, आजकल जो बहुत हॉट डिबेट हो रहा है ना, वो ये कि निजकारी और फिर बिलखुसूस PIA की निजकारी की जब बात होती है, मैंने तो पता नहीं कितनी दफा स्टेट मिल की भी सुनी, आपने पता नहीं कितनी दफा सुनी होगी, फिर वो PIA की भी हमने काफी दफा सुनी है। इस बार आपको लगता है कि जिस तरह निहारी और पाए खिलाकर सऊदीज के साथ नेगोशिएट करने की बात प्राइम मिनिस्टर कह के गए हैं, इट विल बी अ फिजिबल पॉइंट के हो सकता है कुछ? देखिए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस है। ओके, अच्छा, मगर मुझे कोई आज की शक्ल में कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर ऑन द मार्केट बेसिस आएगा, मतलब उनको आपने परसुएट करना पड़ेगा, आप ले लें। ठीक हो गया, ठीक है। मेरी सजेशन ये होगी कि आप इसमें पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट का कंसोर्शियम बना के उनको दें, ये फॉरेनर को नहीं बेचे। अच्छा, मेरे ख्याल इसकी बात हुई भी है। हाँ, इसकी बात हुई है, आपको करनी पड़ेगी। आप पाकिस्तानियों का कंसोर्शियम बनाएं, आजकल कोई एयरलाइन, और आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं ऐसे टाइकून्स हैं जो आपको ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास सिर्फ 30-40 जहाज है हमारे पास, जो बुनियादी तौर पे रूट्स ही है ना, और क्या है। तो ये फॉरेनर आएगा, आज आपको अच्छा लगेगा, बाद में डिविडेंड का मसला आएगा, चीजें मसला आएगा। और PIA 10 दफा आप निजकारी एहतसालात को दी, फिर PTCL और पता नहीं क्या, फिर 10 दफा तो आप कर चुके हैं उसको आधे से आधा शेयर। दूसरी बात ये है, मैं इस पे एक और बड़ी सख्त बात कहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपसे नहीं बेच सकते, खुदा ना खास्ता नहीं बेच सकते, तो इसे बंद कर दें। ये आप क्यों देखिए, प्राइवेट आप चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर फर्निश करे और हुकूमती इदारे बिल्कुल नहीं, जब प्राइवेटाइज करेंगे जब भी तो उस प्राइवेट सेक्टर ही आ जाएगा ना। बट वो तो दुनिया में आप कहीं एयरलाइन गवर्नमेंट नहीं चलाती। अच्छा, ओके, ये आपने क्यों अज्यूम किया हुआ है कि PIA रहेगी? क्यों हम ये अज्यूम क्यों करते हैं? हमने तो कुछ रहने नहीं दिया ना शब्बर साहब। नहीं, तो जरूरत क्या है रहने की? आपको किस मुल्क में, मुल्क का कोई एसेट ही नहीं होगा? नहीं जाने मुल्क के अंदर कभी क्या अमेरिका के पास स्टील मिल है? क्या अमेरिका के पास एयरलाइन है?
अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, इंग्लैंड के पास कोई एयरलाइन है? कोई नहीं है। अब खत्म हो गया सबसे, कमर्शियल कर दें सारा, सब कमर्शियल है। Okay. नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि प्राइवेटाइज करें और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं। अगर प्राइवेटाइज नहीं होती तो बंद कर दें। Okay. अगर फ्लाई जिना के पास अगर 10 जहाज हैं, वो 10 जहाज और ले लेंगे। ओके, मैं आरिफ हबीब साहब को इन करना चाहती हूँ, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर आपसे कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। मारूफ सनतकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर कराची तशरीफ लेकर आए तो उन्होंने यहाँ पर ज़ाहिर है उनके साथ गुफ्तगू भी हुई, वो सवाल जो वायरल भी हुआ, लोगों ने पूछा भी और बात भी हुई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आरिफ हबीब साहब। आरिफ हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने के लिए। सवालात तो बहुत सारे होते हैं आप लोगों से करने के लिए, लेकिन अभी मैं शबर साहब से निजकारी के हवाले से बात कर रही थी। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आज के हालात में ये प्राइवेटाइज करने का जो फैसला है ये एक फिजिबल आइडिया है, और ये जाहिर है हमें इसकी तरफ बहरहाल जाना ही पड़ेगा? नहीं, आई थिंक इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, और जो अभी PIA का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और उस स्ट्रक्चर में जिस तरह वो प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑफर कर रहे हैं ऑपरेटिंग कंपनी को, तो आई थिंक उसमें काफी दिलचस्पी नजर आती है। और वो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन ट्रांजेक्शन कामयाब होता हुआ नजर आता है। और ये फिर इन्होंने जो टारगेट भी रखा है वो अगले 3 महीने का टारगेट रखा है, और 3 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करने का इरादा है। फिर दूसरी उन्होंने बताया कि हम ये आपकी जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, या हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्पोज हैं, उनको उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी उन्होंने कहा कि तमाम इन्वेस्टर्स के साथ मशवरा करके उसकी भी हम जो है वो स्ट्रक्चर बना के ऑफर करेंगे। तो मुझे लगता है कि वे फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान के लिए यही है, क्योंकि पाकिस्तान का खुद अपना जो प्राइवेटाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे कमर्शियल बैंक जो है वो हर साल लॉस किया करते थे, गवर्नमेंट को जो है वो उसमें पैसे डालने पड़ते थे हर साल। अब वो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की, उनको एक अच्छी वैल्यू भी उनको मिली। उस वैल्यू के बाद जो है वो हर साल ये जो बैंक है, एक बैंक जो है वो 50-50 अरब रुपए का टैक्स दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज जो है कि टैक्स उनसे हासिल कर रहा है। और फिर आप ये देखें कि उनकी बैंकों की जो सैलरीज बिल है वो कई गुना बढ़ गया है। मतलब उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपसाइड मिली उनको। तो ये खुद पाकिस्तान का अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, और उसके पेश नज़र आई थिंक बाकी की जो कंपनीज हैं जो लीड कर रही हैं, जो बहुत नुकसान कर रही हैं, हर साल जो है वो पाकिस्तान के खजाने पे जो है वो 500 से 1000 अरब रुपए का बोझ बन रही है। उससे न सिर्फ वो बोझ कम हो जाएगा, और जब वो एफिशिएंटली चलेंगी तो फिर वो उनका टैक्स में भी जो है कंट्रीब्यूशन होगा, और रोजगार बढ़ाने में भी उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल ठीक है। आरिफ हबीब साहब, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मुझे ज़ाहिर शबर साहब से भी मैं बात करना चाहूँगी, फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल जो आपने वहाँ किया, आपने मशवरा दिया, फिर आपने एक प्रोग्राम में जाकर ये कहा कि ये मशवरा मैंने खान को भी दिया था कि फ़ोन उठाओ और बिलावल को भी बिलावल बीमार है उसके साथ बात करो, फिर बख्तावर बीबी की शादी हो रही है तो उनको कांग्रेट करो। तो उन्होंने आपका मशवरा नहीं माना। आपको लगता है कि खान ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं या मियाँ शहबाज शरीफ, क्योंकि जवाब आपको वहां से भी नहीं मिला? नहीं, वो मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने ये नहीं कहा कि उनका ईगो था। आई थिंक उनको मैंने ये कहा था कि मैंने मशवरा दिया था। मुझसे जब पूछा गया, कहा गया कि आपने शहबाज शरीफ को तो ये कहा, आपने किसी और लीडर को क्यों नहीं कहा? तो मैंने कहा नहीं, हमने और लीडर को भी जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर कहा। मैंने कहा कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा था कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसको खत्म करने में जो है वो आप एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो आप करें। तो उन्होंने कहा कि ये पोलराइजेशन तो कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो एक तरफ है, PTI दूसरी तरफ है। और फिर ये एक दफा हम जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे और मीटिंग हमारी हो रही थी, तो उस दिन चूंकि जो है वो बख्तावर बीबी की जो है वो शादी थी, जो है ये बिलावल को जो है वो कोविड हुआ था, और शहबाज शरीफ की वालिदा का जो है इंतकाल हुआ था।
मैंने कहा उनको फोन उठा के आप उन लोगों से जरदारी साहब मुबारकबाद दें, बिलावल से जो है वो उनकी सेहत का पूछे, और शहबाज शरीफ साहब से जो है वो आप उनकी वालदा के लिए जो है अफसोस करें। तो वो हमने उनको ये एडवाइस जो है वो दी। नहीं, मैं सवाल करना चाहती हूँ, आपको लग रहा है कि ईगो ज्यादा थी इमरान खान साहब में? ईगो भी थी आई थिंक, और दूसरे उस डिटेल्स में जाना तो आई थिंक मुनासिब नहीं होता। बात ये है कि हम जिस जगह प्लेस है ना, हम ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते। सही बात है। सबसे बात की या उनसे बात है, या हम ये कमेंट भी नहीं कर सकते, और ये भी सवाल जो है वो आपको मुनासिब नहीं है कि आप मुझसे ये पूछे ऑन स्क्रीन कि कौन से प्राइम मिनिस्टर आपको जो है, सब प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, सब प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं। नहीं, मैं ये तो सवाल नहीं कर रही, सब लेकिन सब ये मुल्क के लिए काम करना चाहते। आरिफ हबीब साहब, फिर ये सवाल को चले इस तरह ले लेते हैं ना कि आज जिन हालात का पीटीआई के बानी शिकार हैं, उसकी वजह उनका वो ईगो ही है, ऐसे कर लें? देखिए, कहीं ना कहीं तो कोई इशू है, वो इशू को हमें तो ये इशू है तब हम बात कर रहे हैं। हाँ। हमको तो इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये पिछला ये हुआ, कौन क्या था। हमें तो ये था कि गोइंग फॉरवर्ड अब इन सब चीजों के लिए कोई अच्छा हल क्या निकल सकता है, और इसमें हमारे यहाँ तो जो है हमारे मजहब में भी समझाया जाता है, जो है वो समझाया जाता है कि दरगुजर करना जो है की तालीम हमको दी जाती है, और उसमें जो है वो दरगुजर करके मामला को ठीक करना होता है। हमारे यहाँ खानदानों में जो है वो इख्तलाफात हो जाते हैं, कभी किसी के यहाँ खुशी गमी के वक्त जो है वो सब इख्तलाफात दूर हो जाते हैं, और वफादारी इसी का नाम है। आप बिल्कुल से कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आरिफ हबीब साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ और सवालात भी हैं। शबर साहब, मैं क्विकली आपसे एक जवाब ले लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो बात कर रहे हैं हमारे वफाकी वजीर खजाना साहब, आप समझते हैं कि वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में कामयाब होंगे टुवर्ड्स दी दोज पीपल, नॉट ओनली द बिजनेस कम्युनिटी बट थ्रू आउट? आप समझते हैं कि कुछ फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन हो रही है उनकी तरफ? देखिए, बात ये है कि उनके पास कोई बैगेज नहीं है पास्ट का। ठीक हो गया। बिल्कुल बैगेज कोई नहीं है उनके पास। फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई बैगेज नहीं है उनके पास, ठीक है। और वो उनको अपेरेंटली और राइटली प्रैक्टिकली तमाम क्वार्टर्स की सपोर्ट है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजर के लिए आपको 4 सपोर्ट चाहिए होती हैं। एक सपोर्ट आपको चाहिए होती है पार्लियामेंट की, जो कि शहबाज शरीफ के थ्रू आएगी उनको। दूसरी सपोर्ट आपको चाहिए होती है इस्लामाबाद एस्टेब्लिशमेंट की, पिंडी एस्टेब्लिशमेंट की। तीसरी सपोर्ट आपको चाहिए होती है IMF के लेंडर की, और चौथी सपोर्ट आपको चाहिए होती है वाशिंगटन के जो आपके लोग हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त वो चारों चीज़ें कैरी कर रहे हैं अपने औरंगज़ेब साहब। जो उनका सबसे बड़ा टेस्ट और क्लैश तो नहीं कहना चाहिए, जो उनका सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो होगा रिटेलर और होलसेलर और बिजनेसमैन के साथ, जिसको उन्होंने पेंडिंग में डाल दिया अभी, जिसको उन्होंने पेंडिंग में डाल दिया है। और वो बेसिकली वो मेरा नहीं ख्याल कि वो डायरेक्ट डील करेंगे, वो दरमियान में कोई इंटरमीडिएरी डालेंगे और वो उसके थ्रू होगा, और ये बड़ा टेस्ट होगा उनके लिए। वेल, फेयरली, थैंक यू वेरी मच। शबर जैदी साहब हमसे बात कर रहे थे, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं, और अभी हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हालात को, पाकिस्तान की मईशत के बारे में कुछ और मजीद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब से। ज़रा उनसे की मैं जानने की कोशिश करी थी। आरिफ हबीब साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू पर भी तस्करा किया, और जिस प्रोग्राम का आप तस्करा कर रहे हैं उसमें भी आपने ये बात की थी कि जब आपने आर्मी चीफ से ये तस्करा किया पोलराइजेशन का, बिलखुसूस जो हमारा ज़ाहिर पोलिटिकल स्ट्रक्चर इस वक्त है उसमें पोलराइजेशन की बड़ी बात होती है, तो वहाँ से भी क्लियर एक आपको बात कही गई कि बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो टेबल टॉक भी करती हैं, बात भी करती हैं, लेकिन ये एक ही मामला है जो शायद दिखाई दे रहा है, और वो एक तरफ है, बाकी सारे एक तरफ हैं। तो इसका मकसद है, इट्स अ क्लियर मैसेज फॉर यू एज वेल कि ये चैप्टर क्लोज ही है किसी हद तक। नहीं, ये तो मैं एक एंगल से जो चीज देख रहा था, और उसमें जो आइडिया ये था कि इसमें जो है वो चीफ साहब का जो है वो एक रोल हो सकता है, क्योंकि वो बड़े हैं, और वो बड़े होते हुए और उनकी पोजीशन होते हुए उसमें
ऐसा उस टेम्परेचर को कम करने में उनका एक अहम रोल हो सकता है। तो उस बेसिस पर एक मासूमाना हमारी ख्वाहिश थी जिसको हमने प्रेजेंट किया। अब वो उसके बाद उसके पीछे मामला जो है ना वो उनको ज्यादा पता होते हैं। हम तो चूंकि इधर आराम से बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और जहाँ वो जिस जगह बैठे होते हैं उनके और इश्यूज होते हैं, सबके इश्यूज होते हैं। अगर वो इमरान खान ने भी कुछ कहा तो उनके भी इश्यूज होते हैं, चीफ साहब ने अगर कुछ कहा तो उनके, लेकिन हम उस उम्मीद पे कि कभी हम कोई बात अच्छी कर जाए और वो क्लिक हो जाए तो फिर जो है वो मामला अगर सुलझ जाए किसी एक आदमी के हाथ बढ़ाने से, तो एक अच्छा आपकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर है। ठीक है, ठीक हो गया। आरिफ हबीब साहब ये फरमाइएगा कि जब हम PIA की बात करते हैं, अभी मैं शबर जैदी साहब से बात करी थी तो वो भी ये कह रहे थे कि कंसोर्शियम जो है वो तरतीब दे दिया जाए, क्या ऐन मुमकिन है? क्योंकि आप जैसे बिजनेस टाइकॉन्स हमारे पास मौजूद हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि वो सऊदी जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और फिर आपकी उनके साथ मीटिंग्स होंगी, आप नहीं समझते कि आप लोग किसी भी तरह से ये सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी निजकारी की बात हो रही है, जिन इदारों की निजकारी की बात हो रही है, उसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं किसी तरह से? ये सेक्टर जो है उसको आप खुद ना सही लेकिन किसी हद तक कुछ मार्जिन ले लें और वहां से कुछ लोगों को, गैर मुल्कियों को बुलाएं और फिर वो आपके ज़ाहिर उस पर आए जो आपकी, जिसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से उनको हिमायत हासिल हो। ऐन मुमकिन है कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकें? जी जी जरूर। हम तो चूंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं जी सर, और वो इन्वेस्टर्स को हम असिस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है बिल्कुल दिलचस्पी है और हम उसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे जो है वो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, यानी आपका इंटरेस्ट भी है PIA की निजकारी के हवाले से। अच्छा, ज़ाहिर आपने बड़े सवाल किया, मैंने कहा कि बड़ी बात हुई उस पर, लेकिन कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जब हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जिस पर आप बात करना चाहते हैं वो पाकिस्तान कराची का बिलखुसूस लॉ एंड ऑर्डर है। और हालिया दिनों में जो हालात वाक़यात पैदा हुआ उस पर भी काफ़ी आवाज़ उठी थी। आपने ये बात की प्राइम मिनिस्टर के सामने या ये बात नहीं हो सकी? जी, आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये होना चाहिए था, बट चूंकि वो एक टाइम की लिमिटेशन होती है और हमें भी इसका ख्याल करना पड़ता है कि कम से कम टाइम में कुछ बातें जो है वो कर लें। तो मैं कुछ देर तो था, फिर मुझे चूंकि आगे वो प्राइवेटाइजेशन की टीम आनी थी मुझसे मीटिंग के लिए, तो मैं कुछ अर्ली जो है उस मीटिंग से उठाया था। आपका ख्याल है ये मुझे उम्मीद है कि वहाँ और भी जो, आपका ख्याल है आरिफ हबीब साहब की ये बात होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है और इसका हल जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। फेयरली। आरिफ हबीब साहब, फिर ज़ाहिर आपने कहा कि शख्सियात पर बात नहीं होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन अच्छा है कौन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर कहीं ना कहीं आपने सारे ही वज़ीर ख़ज़ानाओं के साथ काम किया है, आपकी मुलाकातें रही हैं यार, आज भी होती हैं मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर साबका वज़ीर ख़ज़ाना की अगर बात करें इसहाक डार साहब, और फिर अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से, चलें शख्सियात की ना बात करें लेकिन पॉलिसी के एतबार से कौन बेहतर तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टडी कर सका है या उसको समझ सका है? सब अच्छे हैं। आई थिंक उनको एक होता है ना कि जिसको हम, आप अगर क्रिकेट में दिलचस्पी लेती हो तो आपको ये देखना होता है कि पिच कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी फिर हम प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं। तो अगर पिच ही खराब होती है तो फिर अच्छे अच्छे प्लेयर भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब इस अच्छी बात ये है, और मैंने उस मीटिंग में भी कहा था कि अल्लाह की वजह से अब हमारे पास हेडविंड जो है वो रुक गई है। यानी अभी पिछले 2-1 साल जो है ना काफी हेडविंड थी, रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कमोडिटी सुपर साइकिल था, तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, रुपए की कीमत गिर गई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रुपया भी स्टेबल हो गया, इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है, इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे, और यूं जो है वो गवर्नमेंट के पास स्पेस, बजट में स्पेस पैदा होगा इंटरेस्ट रेट कम आने से। तो उसको फिर हम समझते हैं कि ये टेलविंड जो है वो अब शुरू हो रही है, और टेलविंड इंशाल्लाह आगे कुछ अर्सा नजर आती है। जब वो टेलविंड अच्छी होगी, और मुझे उम्मीद है कि जो हम इनके बयान सुनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के और औरंगजेब साहब के, वो बयान बहुत अप्रोप्रिएट हैं, और उन अप्रोप्रिएट बयान पर वो खुद भी कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की कमी नहीं है, सिर्फ अमल दरामद करना की जरूरत है। तो वो अमल दरामद अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक इंशाल्लाह कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर साबित होंगे।
थैंक यू वेरी मच आरिफ हबीब साहब हमसे बात करने के लिए। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आकर जब हमने कराची के हालात पर बात कर रहे हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहे थे, फिर दौरा जो है वज़ीर आज़म का उस पर बात हो रही है, लेकिन कराची में एक और बहुत बड़ा मसला है और वो है यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर 2 साल तकरीबन 4 माह बाद इस केस की समाअत हुई। इस केस की समाअत के दौरान इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आए, उस पर बात करेंगे। और हालिया दिनों में जो हमने अचानक से मैंने कुछ कराची के इलाकों में बल्दिया उज़्मा कराची की मशीनरी उतरते हुए देखी, इसके पीछे क्या राज है और कैसे कराची को के से तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि कराची में तजावुज़ात के मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर हेयरिंग हुई है उसमें अहम नुकात पर ज़ाहिर रिमार्क्स भी हैं चीफ जस्टिस के, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और फिर आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे माहिर कानून जो है उनसे भी, शाहबोस्तु साहब से, वो हमारे साथ ही हैं, लेकिन मैं ज़रा कुछ चीज़ों पर आपकी नज़र डलवाना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा गया है कि कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर जो रुकावटें हैं और तजावुज़ात हैं इसको खत्म कर दिया जाए। अदालत ने 3 रोज में रिपोर्ट भी मांगी है। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़े कर रही है, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। किसी को आवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे। अगर किसी सरकारी इदारे को खतरा है तो वो किसी महफूज जगह चले जाएं, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। समाअत के मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिक्योरिटी इशूज हैं, बम हमले होते हैं, इसलिए रुकावटें खड़ी की हैं। पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, ये कहां का कानून है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क बंद थी, मैंने खुलवा दी। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को मत बंद किया करें। कराची में अदालती हुक्म पर मिसमार की गई रिहायशी इमारत नस्ला टावर के 44 मुतासिरीन को जमीन फरोख्त करके मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने नस्ला टावर के प्लॉट के मार्केट वैल्यू से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अदालत का कहना था कि नस्ला टावर की जमीन जो है वो फरोख्त करने का इश्तिहार शाया भी किया जाए, यानी ये भी हुक्म है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई बीच में कहानी हो जाए। तो नीलामी और इसके साथ साथ जो बिट लगे यानी कि जो नीलामी हो उसमें आने वाली बोली की रिपोर्ट भी अदालत को दिखाई जाए, पेश की जाए अदालत के अंदर। इसके साथ साथ तिजोरी हाइट्स जो है उसके सारी कुछ रिमार्क्स की चीजें आपके सामने चल रही होंगी। तिजोरी हाइट्स का केस चला, मुतफरिक दरखास्तें थी जिस पर ये बात हो रही थी, फिर तिजोरी हाइट्स के हवाले से पूछा गया कि इसका क्या मामला है, ये किसका है तिजोरी हाइट्स, जिस पर तिजोरी हाइट्स के वकील हैं आबिद जुबैरी साहब, उन्होंने बताया कि गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर था प्लॉट। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि नोटिस गवर्नर हाउस भेजें, कहां भेजें? मालिक को ही मुतासिरीन का पैसा देना है, कम से कम इखलाकी तकाजा तो है कि आप मुतासिरीन को पैसे दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील आबिद जुबैरी बोले कि मुझे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 साल हो गए हैं, ये आज का ऑर्डर तो नहीं है, क्या करें? तौहीन अदालत का नोटिस भेजें? आप चाहते हैं कि तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जाए? आबिद जुबैरी ने कहा कि मैं इस दरख्वास्त में वकील नहीं था, मुझे टाइम दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि निकालें आबिद जुबैरी साहब का वकालतनामा, सारा रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल ये भी किया कि ये कामरान टसौरी जो हैं, ये कौन है? कामरान टसौरी सिंध के गवर्नर हैं, ये तो हमें पता है, अब चीफ जस्टिस साहब को भी बताना है और उनके वकील के थ्रू ज़ाहिर सारे मामलात होंगे। तो कराची में तजावुज़ात एक बहुत बड़ा मसला है। जिस कानूनदान से मैं बात करने जा रही हूँ, कराची शहर में पानी के मसले और फिर खुद कराची बदमनी केस के हवाले से भी शाहबोस्तु साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है न सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट्स बल्कि दलाइल के साथ इस सारे केस को देखा भी है। पानी के खास कर अगर मैं बात करूँ, शाहबोस्तु मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। शाहबोस्तु साहब, जाहिर है जब भी कराची में पानी की चोरी और इसका मामला हुआ, रजिस्ट्री के अंदर जितनी दफा समाअत होती रही इस मामले पर, मैं आपसे बार बार कहीं ना कहीं इस हवाले से मालूमात लेती रही। अब मामला आ गया है तजावुज़ात का। शहर हमारा सिंध का हिस्सा कराची, तजावुज़ात की भरमार कराची में बहुत है। ये फरमाइएगा आपके इस वक्त तक जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के तजावुज़ात की मद में, इसमें आपने किस हद तक देखा है कि अमल दरामद हुआ है, और अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर इसका क्या कानूनी नुक्ता होगा? देखिए जी, शुक्रिया, आपने मुझको मौका दिया। देखिए, मुझको खुशी है कि चीफ जस्टिस साहब ने तजावुज़ात के मामले में अपना एक इंटरेस्ट दिखाया है और कुछ अहकामात भी जारी किए हैं। लेकिन अगर आप पिछले कई सालों की ये जो जुडिशियल जो हमारी कराची रजिस्ट्री की जो प्रोसीडिंग्स चलती रही हैं, अगर आप देखें
खास तौर पे चौधरी इफ्तिखार के ज़माने से, तो ये एक तरह की रिवायत बन गई है कि चीफ जस्टिस साहब जब जहाँ आते हैं या कोई सीनियर जज साहबान की बेंच होती है कराची में, तो वो इस तरह के मैं माफ़ी चाहता हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, पॉपुलिस्ट अहकामात जारी होते हैं कि जी रास्ते खाली कर दें और तजावजात जो ये फुटपाथों पे कब्जे हैं इनको हटा दें और शहरियों की जो नक्ल हरकत है उसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कॉस्मेटिक जो अहकामात हैं उनकी कोई सिंबॉलिक हो सकता है, कोई वैल्यू हो, कोई उसका कोई लोगों में वो सुन के शायद लोग खुश हो जाएं कि चलें जी अदालत जो है वो हमारे छोटे छोटे मसलों को जो है वो देख रही है। लेकिन जो बुनियादी मसला है कराची का वो तो अभी तक माजरत के साथ अदालत आज तक बिल्कुल, मैं तो इस हद तक कहूँगा कि नाकाम रही है। यानी आप चौधरी इफ्तिखार के ज़माने से देखें, मुख्तलिफ वक्तों पे बेतहाशा ऑर्डर्स पास हुए हैं और ये सारे के सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल एरियाज को कमर्शलाइज करना, इम्यूनिटी प्लॉट्स पे कब्जे कर लेना, स्कूलों की और अस्पतालों की ज़मीनों को जो है वो कन्वर्ट करके वहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज बना लेना और इवन कब्रिस्तानों की ज़मीनों पे कब्जे कर लेना। ठीक बात है। शाह मुस्तफा साहब, कदर कलामी करना नहीं चाह रही थी मैं आपकी, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फाइजीसा साहब, इन्होंने अपना जो प्रोटोकॉल साथ चल रहा था, इन्होंने सारे लोगों को कहा कि वापस जाए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सिंबॉलिकली सही, लेकिन एक जेस्चर तो शो हो रहा है ना कि कम से कम उनको जिसे कहते हैं एहसास है, ये कराची के शारे फैसल बंद कर दें, पूरा शहर की आर्टरीज बंद हो जाती हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, जो प्रोटोकॉल्स लगा दिए जाते हैं हमारे यहाँ, आप नहीं समझते कि गुड इनिशिएटिव की तरफ चले? आप कह लें कि जाहिरी सही लेकिन वक्ती सही कुछ अमल तो हो रहा है। नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं, ये अच्छे अहकामात हैं और इससे लोगों में एक तरह का एक हौसला पैदा होता है। लेकिन देखिए, कराची एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है और जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को उन पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे मैंने गुजारिश की कि यहाँ पे आप देखें कि बेतहाशा इंक्रोचमेंट्स हैं और तो और आपने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उस पर कब्जे कर दिए हैं। महमूदाबाद वाला जो ट्रीटमेंट प्लांट है, आप देखें कि आज तक वो कब्जा है उस पर। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई थी कि इसमें सारी जो है लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को हमने मुकर्रर करवाया था, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि कब्जा कैसे हुआ। आज भी 50 करोड़ गंदा फुजला जो है वो समंदर में गिर रहा है। आज भी पूरी कराची को गंदा पानी मिल रहा है। 5000 जो है कम से कम रिसेंटली पता चला है, वो रिपोर्ट हुआ है पेपर में, 5000 इलीगल कंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट किया गया है। अब देखिए, बुनियादी मसला क्या है कराची का? बुनियादी मसला यह है कि यहाँ की जो रजिस्ट्री है, यहाँ का जो निज़ाम है लैंड या जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का, आप उसको ठीक करें। आप लैंड की सर्वे करें और उसके बाद आप फूल आप सब ये मैं कदर कलामी करते हुए मुझे कहा जा रहा है वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा ब्रीफली अगर पूछ लूं ये बात कि इस वक्त तक के जो अहकामात हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सादर कर दिए गए हैं, इन अहकामात की रूगर्दानी अगर होती है तो फिर क्या आप देख रहे हैं? मैं बस इस चीज का जवाब आपसे चाहती हूँ। देखिए, मैं तो यकीनन खुश हूँगा, लेकिन अगर आपने चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर या मुख्तलिफ जगहों पे ये जो बैरिकेड्स वगैरह लगी हुई हैं उनको अगर आपने हटा भी दिया तो दोबारा वापस आ जाएंगी। देख लीजिएगा आप, 3 महीने के बाद दोबारा वापस आ जाएंगी और हो सकता है प्रोटोकॉल भी दोबारा वापस आ जाए सिक्योरिटी की वजह से। तो ये तो देखिए ना, मैंने कहा ना कि चौधरी इफ्तिखार के जमाने से ये अहकामात, तो ये इवन जो है साकिब निसार साहब भी आते थे, वो भी इस तरह की बातें करते थे। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है शाह मुस्तफा साहब, आपसे ये तय हुआ कि किसी रोज आपसे बैठकर इस पर बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो कानून की जो ज़ाहिर वायलेशन है वो तो हो ही रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं वो वक्ती तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है और उसके बाद वो हालात दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।